जब भारत ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पछाड़ दिया था तो एक स्वाभाविक सा सवाल सामने आना जरूरी था। सवाल था कि क्या भारत चीन की अर्थव्यवस्था को पछाड़कर दूसरे नंबर पर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि अमेरिका की इकोनॉमी दुनिया में नंबर 1 पर आती है और चाइना नंबर 2 पर आता है। भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो अभी हम 5वें नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, यानी कि हमें अभी कुछ कदमों को आगे बढ़ाना होगा और तब जाकर हम चीन की अर्थव्यवस्था को पछाड़कर दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेंगे। जब ये सवाल अर्थशास्त्रियों से किया जाता है तो आपको दो ग्रुप इसमें नजर आते हैं। एक ग्रुप ये कहता है कि ऐसा होना संभव है, ऐसा हो सकता है। वहीं दूसरा ग्रुप आपको ये कहता हुआ नजर आएगा कि इस बारे में बात करना भी समय की बर्बादी है, यानी कि वो इस बात को असंभव मानते हैं। लेकिन आज फिर से ये चर्चा में आ रहा है कि क्या भारत चीन की अर्थव्यवस्था को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। हम एक वीडियो के माध्यम से कुछ तथ्यों की पड़ताल करेंगे। हम भारत की जो मजबूती है और जो कमजोरियां हैं उन दोनों पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि भारत को अपने ऐसे क्या सुधार करने चाहिए कि ये सपना पूरा हो सके। ये तब बहुत जरूरी हो जाता है जब प्रधानमंत्री ने लाल किले से ये सपना देश को दिखाया हो कि आने वाले समय में हम एक डेवलप्ड कंट्रीज बनने जा रहे हैं। तो डेवलप्ड कंट्रीज बनने की राह में हमारी अर्थव्यवस्था का जो ग्रोथ रेट है वो काफी तीव्र होना चाहिए। लेकिन आपको याद होगा हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है कि IMF हो या फिर कोई दूसरी बड़ी संस्था, उन्होंने भारत की ग्रोथ रेट के प्रोजेक्शन को कम कर दिया है। आइए न्यूज़पेपर की सहायता से शुरुआत करते हैं आज का वीडियो और फिर समझेंगे अपनी चीजों को। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया है कि चाइना की इकोनॉमी को क्या इंडिया ओवरटेक कर सकता है, और इसका आपको आंसर भी दूसरी कटिंग में दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए जो रघुराम राजन है वो ये बिलीव करते हैं कि यस इंडिया कैन डू दैट इन फ्यूचर, राइट। तो चलिए एक एक करके चीजों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो देखिए कुछ फैक्ट्स पे बात करते हैं कि हाल फिलहाल में क्या बातें चल रही है। भारत 2029 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ये देखिए अनुमान लगाया जा रहा है। यानी कि हम चौथी और तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था को पछाड़कर खुद थर्ड पोजीशन पे चले जाएंगे। इसके अलावा जो मोदी जी हैं उन्होंने 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का महत्वाकांक्षी वेरी एम्बिशियस टारगेट जो है रखा है और ये सपना उन्होंने पूरे देश को दिखाया है। तीसरा आप देखिए IMF की तरफ से एक डाटा आया है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है दुनिया की जो बाकी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके कंपैरिजन में तेजी से आगे बढ़ती रहेगी। यानी कि IMF ने हमारा ग्रोथ रेट का प्रोजेक्शन भले ही कम कर दिया हो, लेकिन अगर दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के साथ एक कंपैरिजन करें तो हम अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा बात करते हैं चीन और भारत की तुलना को लेकर। दोनों ही देश जब आजाद हुए, हम उनसे 2 साल पहले आजाद हो गए थे, तो हमने जीरो से शुरुआत की थी। एक लंबे समय तक अगर आप पिछली पीढ़ी वाले लोगों से बात करें तो पाएंगे कि भारत और चीन की जो अर्थव्यवस्था थी वो लगभग समान लेवल पर थी। लेकिन फिर चीन ने अपने यहाँ पर रिफॉर्म्स शुरू किए, उन रिफॉर्म्स को शुरू करने में भारत थोड़ा पीछे रह गया और दोनों देशों ने अपना एक अलग रास्ता चुना। चीन ने जहाँ मैन्युफैक्चरिंग का रास्ता पकड़ा, वहीं भारत ने सर्विस का रास्ता पकड़ा। इसीलिए आगे आने वाली PPT की स्लाइड में हम देखेंगे भी कि जो चीन है उसको देखिए आप कह सकते हैं विश्व का कारखाना माना जाता है, लेकिन जो भारत है उसको विश्व का ऑफिस माना जाता है। और ये रीजन इसीलिए कि डेवलपमेंट के मॉडल दोनों कंट्रीज ने अलग अलग चुने थे। तो हम बात कर रहे थे कि 1990 में जो चीन की अर्थव्यवस्था थी वो भारत की इकोनॉमी से थोड़ी बड़ी थी, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था। लेकिन अगर आज की बात करें तो चीन की GDP भारत से कितनी 5.46 मल्टीप्लाई में जो है ज्यादा बड़ी है, राइट। तो एक बात हम देखते हैं डाटा के माध्यम से कि 2047 तक यानी कि 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था का आकार $20 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। बशर्ते शर्त यह है कि आने वाले 25 सालों में जो हमारी GDP की ग्रोथ रेट है वो 7 से 7.5% रहे। यानी कि हो सकता है बट कंडीशंस अटैच, राइट। थोड़ा सा इन चीजों को एक्सप्लोर करके देखेंगे।
यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आईएमएफ ने जो भारत का ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन उसको कम कर दिया है। पहले वो कह रहे थे कि 7.4 रहेगा, लेकिन अब उन्होंने क्या है 6.8% कर दिया है। और उनका ये भी कहना है कि 2023 में, ठीक है, तो ये विकास दर और भी गिर जाएगी और ये 6.1% रहने का अनुमान है। हमने भी क्या पढ़ा, 2047 तक 20 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए हमें 7 से 7.5% जो है ग्रोथ रेट रखना होगा। लेकिन देखिए, प्रोजेक्शन अभी से कम होनी शुरू हो गई है, लेकिन उम्मीद की किरण दिखाई देती है, क्योंकि रिपोर्ट ने यह भी कहा है कि अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से आगे बढ़ती रहेगी भारत की इकोनॉमी, राइट। इसकी ये जो रिपोर्ट्स आ रही है जिनमें एक मिक्स्ड सा आपको जो रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, इनके आने के बावजूद जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं, जो मिनिस्टर्स हैं या फिर कुछ इन्वेस्टर्स भी हैं, वो इंडिया की जीडीपी प्रोजेक्शन को लेकर पॉजिटिव सेंटिमेंट्स रखते हैं। और उनका ये मानना है कि आने वाले समय में जब पूरे विश्व में एक मंदी की स्थिति होगी, भारत तब भी बेहतर परफॉर्म करेगा और भारत की आर्थिक गति इतनी तेजी से बढ़ेगी कि ये चीन को भी पीछे छोड़ देगी। तो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आपको मार्केट में जो है दिखाई देते हैं। तो ठीक है, मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि अमेरिका के बाद चीन क्या है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, राइट। और हम उम्मीद क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसी साल मार्च के अंत तक भारतीय अर्थव्यवस्था ने क्या किया था, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को पछाड़ दिया था और हम 5वीं सबसे बड़ी बन गए थे। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक, राइट, तो उन्होंने भी एक रिपोर्ट जो है पब्लिश की है। तो देखिए, बात करें अगर स्टेट बैंक की, उनका एक रिसर्च पेपर था जिसमें वो ये कहते हैं कि 2027 तक जर्मनी की चौथी सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है और 2029 तक जापान की जो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत उसको पीछे छोड़ देगा। यानी कि बैंक ने बकायदा एक रिसर्च की है, उस रिसर्च के बेस पे उन्होंने अनुमान निकाला है कि फाइनली 2029 तक जो है हम शायद 3rd पोजीशन पे पहुंच गए होंगे, जहां पर अभी जापान है, राइट। अब देखिए, अब सवाल उठता ये है कि जहां हमने मिक्स्ड चीजें देखी है, देयर आर सम पॉजिटिव सेंटिमेंट्स, देयर आर सम नेगेटिव सेंटिमेंट्स, राइट। तो क्वेश्चन क्या आता है कि क्या भारत अगला चीन हो सकता है। तो देखिए, चीन की तरफ से कुछ ये बातें आई हैं कि पश्चिमी राष्ट्रों की तरफ से क्योंकि चीन का विरोध किया जाता है, तो वे भारत को एक गलतफहमी का शिकार करा रहे हैं कि भारत जो है अगला चीन हो सकता है, लेकिन ये बात सच नहीं है। ये देखिए, चीन की तरफ से कहा जा रहा है। हम थोड़ा सा फैक्ट्स पे बात करेंगे। देखिए, एक प्रख्यात अमेरिकी अर्थशास्त्री है स्टीव हेंके, वो ये कहते हैं कि जो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स था उसमें 165 देशों में से भारत 119वीं रैंक पे है। सही बात है। तो उनका कहना यह है कि ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स जैसे अलग अलग सूचकांकों पर भारत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है और कानून का शासन, जो कि एक मेजरमेंट होता है किसी भी देश के आकलन के लिए, उस पर भी भारत देखिए सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में आता है। और जिन कंट्रीज में रूल ऑफ लॉ नहीं होता, अर्थशास्त्र ये बताता है कि वहां पर उन्नति भी सीमित हो जाती है। तो भारत को इस फ्रंट पर काम करना जो है जरूरी है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि 2021 में जहां भारत की जीडीपी 3.1 ट्रिलियन डॉलर थी, वहीं चीन की कितनी थी, 17.7 ट्रिलियन डॉलर। तो बहुत ह्यूज गैप है। इसको फिल करने के लिए हर एक लेवल पर बेहद प्रैक्टिकल तरीके से काम करना पड़ेगा। अगर देखिए, चीन की अर्थव्यवस्था को यही रोक दे, यानी कि जो 17.7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, इसकी मान लीजिए ग्रोथ रोक दे और भारतीय जो इकोनॉमी है वो जो है 7 से लेकर 7.5% तक लगातार बढ़ती रहे, तब जाके जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो 20 ट्रिलियन डॉलर होगी। यानी आज की चीन की अर्थव्यवस्था को पार करने में भारत को 25 साल लग जाएंगे। वो भी कब, जब चीन को स्टेगनेट कर दे, इंडिया को 7-7.5 से लगातार उभारते रहे, तब जाके 25 सालों में हम उनको सरपास कर पाएंगे। तो इट्स अ टास्क, क्योंकि ये क्या है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ठीक है। तो इसीलिए जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य रहे थे विवेक देब रॉय, उन्होंने ये कहा था कि अर्थव्यवस्था का आकार 2047 तक 20 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। शर्त यही है कि आने वाले
25 सालों में हमें जो ग्रोथ रेट है वो 7 साढ़े 7 पर क्या है बैलेंस करके रखना होगा, राइट। तो चलिए अब हमने ये तो समझा कि देयर आर चांसेस, ऐसा हो सकता है। तो अब हमें दो बातें इसमें समझनी होगी कि ऐसा होने के लिए भारत की ताकत क्या है और ऐसा ना होने के लिए क्या कमियां हैं और क्या हमें सुधार करने की जरूरत है। अब हम बढ़ते हैं इस चीज की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, चीन इतिहास का पहला ऐसा देश बनने जा रहा है जो अमीर होने से पहले बूढ़ा हो जाएगा। वहां का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो खत्म हो चुका है। चीन की जो आप कह सकते हैं पॉपुलेशन है वो एज्ड होती जा रही है, और जब आपकी जनसंख्या ज्यादा बूढ़ी हो जाती है तो काम ना करने वाली पॉपुलेशन का दबाव काम करने वाली पॉपुलेशन पे बढ़ने लगता है। इससे जो केयर है, जो हेल्थ है, इन सब के लिए क्या है एक अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ने लगता है, क्योंकि लोग काम कम कर रहे हैं, आपके पास वर्क फोर्स कम है, लेकिन जो लोग आपके यहाँ हैं उनको हेल्थ की, उनको लिविंग फैसिलिटीज की जरूरत पड़ती है, तो अर्थव्यवस्था पे एक दबाव पड़ता है। लेकिन वही बात करें, जैसे इसकी आबादी अगले दशक में 1.5 बिलियन से कम होगी और धीरे धीरे मध्य शताब्दी तक तो ये क्या है 1.3 बिलियन तक सीमित हो जाएगी। लेकिन बात करें अगर इसके कंपैरिजन की भारत से, तो देखिए 2050 तक चीन में ऐसे लोगों की आबादी 70% हो जाएगी जो कामकाजी लोगों पर निर्भर रहेंगे, यानी कि 70% पॉपुलेशन 2050 तक डिपेंडेंट हो जाएगी आपकी वर्किंग पॉपुलेशन पे। और ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी पिक्चर तो नहीं है। तो चीन की में क्या है स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी दबाव पड़ेगा। वहीं भारत क्या है अधिक मजबूत स्थिति में है। 2050 तक 1.7 बिलियन की आबादी के साथ भारत विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला जो है देश होगा, यानी कि चीन को पछाड़ने की तरफ हम जो है चल रहे हैं। तो राणा मित्तर जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आधुनिक चीन के इतिहास और राजनीति के प्रोफेसर है, वो ये कहते हैं देखिए भारत की जनसंख्या युवा है, ज्यादा तो है जनसंख्या लेकिन युवा है, तो ये जो युवा आबादी है ये ज्यादा से ज्यादा वर्कफोर्स में कन्वर्ट होगी, तो इकोनॉमी में क्या है आपकी ज्यादा एक्टिविटीज होंगी, इसकी वजह से फिर ग्रोथ रेट अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पे भी कैच है, अगर ऐसा करना है तो आपको अपनी पॉपुलेशन को स्किल्ड करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि जैसे जैसे दुनिया बदलती जा रही है तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन बढ़ता जा रहा है, साइबर्स को लेके नई नई स्किल्स आती जा रही हैं, तो आपने इन सारी चीज़ों से जो है अपनी वर्कफोर्स को लेस करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है कंपनीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने लग गई है। वर्कफोर्स मानवीय जो एक आप कह सकते हैं श्रम बल था उस पर डिपेंडेंसी कम होती जा रही है। तो ये दो धारी तलवार है, अगर आपने स्किल्ड कर दिया तो यू विल रीप द बेनिफिट्स, अगर नहीं कर पाए तो वही है कि आपके यहाँ बेरोजगारों का बहुत बड़ा एक जमावड़ा खड़ा हो जाएगा। ठीक बात है। तो देखिए, लेकिन जो चीन है वो अभी भी शोध और विकास पर अधिक खर्च कर रहा है, और भारत को अपनी जनसांख्यिकी का अगर पूरा लाभ उठाना है तो शिक्षा पर अधिक निवेश करना होगा, और यहीं पर जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो रिलेवेंट हो जाती है। भारत में भले ही चीन की तुलना में अधिक युवा श्रमिक हैं, लेकिन उनका जो शैक्षिक और कौशल स्तर है वो वास्तव में चीनी श्रमिकों की तुलना में बहुत कम है। इस पर एक्चुअली काफी काम करने की जरूरत है, क्योंकि अब ये युग है साइबर का और प्रौद्योगिकी श्रम अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, और चीन जो है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में हर लिहाज से बेहतर है, राइट। तो जहां हम बेनिफिट में हैं भी वहां पर भी दरअसल हमें काम करने की जरूरत है। अब आइए जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात आती है तो वर्ल्ड के लेवल पर क्या एक स्थिति है इस पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जापान में डेमोग्राफिक डिविडेंड 1964 में शुरू हुआ और 2004 में ये बेसिकली खत्म भी हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर बात करें चाइना की 1994 में शुरू हुआ और ये 2031 में जाके खत्म होगा। वहीं इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ डेमोग्राफिक डिविडेंड ढंग से शुरू हुआ है 2018 से और ये खत्म होगा 2055 में। दैट मीन्स वी हैव इनफ टाइम ताकि हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड्स के लाभ को जो है रीप कर सकें। बांग्लादेश भी अच्छी कंडीशन में, इनका भी 18 में शुरू हुआ और 2052 में जाके खत्म हो जाएगा। तो ये ग्राफ हमें बताता है कि इंडिया जो है इस वाले मामले में सबसे एडवांटेज की पोजीशन में है। बट बात वही आती है, हमें अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ तभी मिलेगा जब हम अपने यहाँ के युवाओं को स्किल्ड कर देंगे। ठीक बात है। अब देखिए, अब थोड़ा सा फिर से कंपैरिजन करते हैं कि क्या एक तो क्या है वर्ल्ड की फैक्ट्री है, दूसरा क्या है वर्ल्ड का बैक ऑफिस है। ठीक है, देखिए चीन ने 1978 में और भारत ने 1991 में अपने आर्थिक सुधार शुरू किए, लेकिन अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए रास्ते अलग अपनाए।
चीन ने मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन और विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन वहीं भारत ने अपने सर्विस सेक्टर को आगे बढ़ाया। इसी वजह से चीन को लंबे समय तक दुनिया का कारखाना कहा जाता है, वहीं भारत को दुनिया का बैक ऑफिस कहा जाता है, क्योंकि हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक बात है। तो अब देखिए, ग्लोबल टाइम्स ये कहता है कि 1978 में चीन में आर्थिक सुधार और जो खुलापन शुरू किया था, तब से अनिवार्य शिक्षा में उच्च गुणवत्ता वाली श्रम शक्ति की उन्होंने नींव रखी थी और साथ ही बुनियादी ढांचे के निर्माण पर उन्होंने काफी काम किया था। लेकिन इंडिया में एजुकेशन को लेकर देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे भी वी हैव टू इम्प्रूव मोर एंड मोर, राइट। तो यहाँ पे देखिए, दुनिया की जो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर भारत है, बन चुका है, अब तो चौथी जाएगा। तो सूचना के क्षेत्र में कामयाबी तो हासिल हमने की है, साथ में हमारे अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की बड़ी संख्या है, जिसकी वजह से हमने लाभ उठाया है। सर्विस सेक्टर में लीडरशिप के रूप में हम सामने आए, इसीलिए हमें दुनिया का बैक ऑफिस कहा जाता है, राइट। तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं चुनौती क्या क्या आएंगी भारत के सामने। तो एक तो निर्यात आधारित विकास हमें करने की जरूरत है, क्योंकि चीन का पूरा डेवलपमेंट मॉडल क्या था, विश्व का कारखाना बनना है, लोगों को समान आप देंगे। तो भारत कितना भी जो है चीन के खिलाफ बोल ले, हमारी मार्केट चीनी सामानों से भरी पड़ी है, हम उन पर डिपेंड है। तो देखिए, चीनी मामलों के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर फैजल अहमद, वो ये कहते हैं भारत के लिए अगले 20 वर्षों में चीनी अर्थव्यवस्था को पीछे करना संभव नहीं लगता। रीजन, क्योंकि हम उनके सामानों पर काफी हद तक डिपेंड हैं और भारत को आने वाले 10 सालों में एक्सपोर्ट बेस्ड डेवलपमेंट के रास्ते पर आपको लाना पड़ेगा, जो कि चीन काफी दशकों से करता आ रहा है। तो ये सुधार करने की जरूरत है। दूसरा क्या है, विदेशी निवेश पर जाने की जरूरत है। पैसा कहाँ से आएगा? तो नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट की एक लिमिट होती है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की एक लिमिट होती है, हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी। लेकिन वो भी देखिए, चीन के कंपैरिजन में हमारे यहाँ मामला ठीक नहीं है। 19 और 21 के बीच में भारत में विदेशी निवेश की जो हिस्सेदारी थी वो 3.4% से गिरकर 2.8% हो गई, जबकि चीन में अगर इसी टाइम पर एफडीआई की बात करें तो वो 14% समथिंग था, उससे बढ़कर 20% समथिंग हो गया। तो कितना भी हम कहें कि भारत को दुनिया आशावादी नजरों से देख रही है, देखिए पैसा अभी भी चीन में ज्यादा दिख रहा है, वो अगर हम कंपैरिजन करें तो इस पर हमें जो है काम करने की जरूरत है। फिर मेक इन इंडिया, पीएम गति शक्ति, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, नेशनल मॉनेटरी पॉलिसी, इन सारी चीजों पे हमें काम करने की जरूरत है। उदार एफडीआई नीति, उदार निवेश व्यवस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बुनियादी ढांचे के निर्माण में हमें तेजी लाने की जरूरत है, क्योंकि बुनियादी ढांचे की देखिए हमारे यहाँ कमी है। चाहे निर्यात से संबंधित हमें इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना हो, या फिर अपने यहाँ ट्रांसपोर्ट को लेकर, या इंटरनल मार्केट्स को लेकर, या कैपिटल इन्वेस्टमेंट को लेकर, इन सब चीजों पे हमें क्या है, बहुत सारा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। ठीक बात है। तो फाइनली बात करते हैं कि क्या क्या सुधार हो सकता है, सुधार की क्या जरूरत है। तो देखिए, विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 ये कहती है कि 2021 में एक और जहां टॉप 10% आबादी के पास कुल राष्ट्रीय संपत्ति का 57% था, तो वही नीचे की 50% के पास केवल 13 था। कम लोग ज्यादा संपत्ति, ज्यादा लोग बहुत कम संपत्ति, इसको बैलेंस करने की जरूरत है, क्योंकि विकास कभी भी एक तरफा नहीं हो सकता। हमें इक्विटल अप्रोच को लेकर चलना होगा। जो हमारा एक जो संपत्ति है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सही करना होगा, तभी सही मायने में देश तरक्की करेगा। ठीक है। दूसरी तरफ भारतीय विशेषज्ञ ये कहते हैं कि अमेरिका वर्षों से चीन की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए भारत का सपोर्ट कर रहा है। इस चीज पर हमें आगे फ्रंट फुट पे आके खेलने की जरूरत है। चाइना +1 इस पॉलिसी पे काम करने की जरूरत है कि चीन तो हो ही इस एरिया में एक लीडर, वो तो है भी, लेकिन उसके बराबर में एक और नेशन खड़ा हो जाए और वो भारत होना चाहिए। ठीक है। तो देखिए, जैसे भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ी प्रमुख अर्थव्यवस्था है, लेकिन जो हमारी आर्थिक नीतियां हैं तो उनपे जो अमेरिकी, यूरोपीय, जापानी अधिकारी है और जो वहां के निवेशक है वो उतना भरोसा नहीं कर पाते, निराश करते हैं। तो हमें अपनी पॉलिसीज को लेकर क्या है, थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, एक ट्रस्ट बिल्ड करने की जो है जरूरत है। सही बात है। फिर देखिए, जो पश्चिमी लोकतांत्रिक देश है, जो इंडिया के डेमोक्रेसी की वजह से इंडिया को एक स्वाभाविक सहयोगी के रूप में देखते हैं, वो सोचते हैं कि भारत अपनी आर्थिक और सैन्य क्षमता को तभी पूरा कर पाएगा जब उच्च विकास दर प्राप्त करेगा।
और ये उच्च विकास दर तभी हमें मिलेगी जब हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर और साथ में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर काम करेंगे। अभी आप देखेंगे 2012 में जहां हमारी जीडीपी यहाँ थी, तो अब जो है हम धीरे धीरे यहाँ पहुंचे हैं। 2022 का एक प्रोजेक्शन दिखाया जा रहा है, राइट। तो मतलब ये तो ठीक है कि हम ग्रोथ तो कर रहे हैं, राइट। अप एंड डाउन थोड़ा बहुत आता है, बट हमें कॉन्क्रीट कदम उठाने की जो है जरूरत है। और ये संभव है कि अगर ऐसा होता है तो हम शायद चीन को पछाड़ देंगे, क्योंकि दुनिया में असंभव तो कुछ भी नहीं होता, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये इंटरेस्टिंग सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमने कंपैरिजन करके देखा है। अगर कभी चीन और भारत पे अब आपको बात करनी हो तो नाउ यू हैव सॉलिड फैक्ट्स जिनके बेस पर आप अपना आंसर लिख सकते हैं, किसी मुद्दे पर बात कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।